वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, सी में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स को किस तरह डिवाइड किए हैं एंड कंप्यूटर में कैसे हम इंस्ट्रक्शंस राइट करेंगे एंड कंप्यूटर कैसे उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स एक्चुअल होता क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट जनरली आपका तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है डिसीजन मेकिंग, दूसरा है लूप्स, तीसरा है जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका तीन कैटेगरी आता है। समझ में आ रहा है? तीन कैटेगरी। उसके बाद एक होता है आपका लूप्स, तीसरा आता है आपका जंप स्टेटमेंट्स। तो जनरली कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है ना, हम यहाँ पे कंप्यूटर को हेल्प करते हैं कुछ डिसीजंस लेने के लिए, खुद कंप्यूटर डिसीजंस लेके देगा। जैसे आपने क्या किया, जैसे मैं एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन अभी आपका दिमाग, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपका दिमाग भी काम करेगा, क्या है? सपोज मैं बोलूंगा इंडिया में अगर मुझे बोलना है कि एक बंदा मतलब एक पर्टिकुलर कैंडिडेट एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए, ठीक है, जन इलेक्शंस में जाके वोट कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो उसका कंडीशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर उसका एज, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है कंप्यूटर के हिसाब से, अगर बोलता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल भी बोलता हूँ लॉजिक, अगर उसका एज 18 और 18 से ऊपर होता है तब जाके वो वोट कर सकता है। ये तो हमारा दिमाग तो रीड कर लिया, लेकिन कंप्यूटर को उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कैसे समझाएंगे कि भाई अगर आप चूज करो कि कैसे हम डिटेक्ट कर पाए कैंडिडेट्स को कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का आपको डिसीजन अगर लेना है। दूसरा, अगर मुझे एक सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन करना है, जैसे सपोज मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? प्रिंटफ 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 सब कुछ करके लिखोगे 10 बार? नहीं, मुझे एक स्टेटमेंट लिखना है प्रिंटफ, लेकिन 10 पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी गिविंग यू 10, 1 to 10 नंबर्स एज ए डिस्प्ले। ठीक है, ये कैसे दिखाएगा? तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे लूप्स यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? लूप्स। उस थर्ड में आपका क्या है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जंप करने के लिए हम जनरली जंप स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे हो गया गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर से मैं बताऊंगा। तो पहला आपका आता है क्या यहाँ पे? आपका पहला यहाँ पे आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। क्या आता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है लूप्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका जंप स्टेटमेंट। ठीक है, हो गया आइडिया? तो पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, उसके बाद लूप्स, उसके बाद जंप स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आपका क्या क्या आता है यहाँ पे? तो फर्स्ट आता है यहाँ पे, नंबर 1 में आता है इफ स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड में आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड में आता है आपका एल्स एल्स इफ लैडर। फोर्थ में आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद आपका फिफ्थ में आता है स्विच केस। ठीक है, समझ में आ गया? आइडिया हो गया क्या क्या है? थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 टाइप का आपका आता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके थ्रू डिसीजंस लेगा, मतलब हम यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, कंप्यूटर खुद डिसीजंस लेकर आपको सही रिजल्ट दिखाएगा। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का मतलब यहाँ पे आप वर्ड से ही समझ जाओगे कि कंप्यूटर को कैसे, उसका जो ब्रेन है ना, उसका ब्रेन कैसे डिसीजंस ले पाए। तो उसके ऊपर अगर यहाँ पे हम अगर कुछ लॉजिक्स कंडीशंस देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? लूप्स। तो लूप्स के अंदर क्या आता है, जैसे मैं अभी बोला अगर मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? प्रिंट को 10 टाइम्स लिखोगे। मुझे 10 टाइम्स लिखना नहीं, मुझे एक बार लिखना है प्रिंट, लेकिन वो 1 से 10 तक मुझे प्रिंट करके दिखाए। वो कैसे दिखाएगा?
उसको दिखाने के लिए यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज ए लूप्स। तो लूप्स के अंदर आपका ये सारा चीज आता है, ठीक है। लूप्स के अंदर हम क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे, पहला आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 पे आता है फॉर कॉमा नेस्टेड फॉर, उसके बाद 2 में आता है while, देन नेस्टेड while, 3 में आता है do while, जो कि एग्जिट लूप है, एग्जिट कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं do while, देन नेस्टेड do while, नेस्टेड do while, ठीक है। तो ये था आपका लूप्स के अंदर, समझ में आ गया। इफ्स के अंदर क्या आता है लूप्स के, उसके बाद आपका जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मतलब है अगर मुझे इफ ब्लॉक से निकल जाना है, इफ ब्लॉक से निकलने के बाद मुझे एक दूसरे पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर एंट्री करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, तो वहां पे हम जनरली जंप स्टेटमेंट्स का हेल्प लेंगे। तो जंप स्टेटमेंट्स एक्चुअल होता क्या है, जंप स्टेटमेंट्स में हम यहाँ पे 3 पर्टिकुलर मतलब कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे। पहला है कंटिन्यू, ठीक है, दूसरा है आपका ब्रेक, तीसरा है आपका एग्जिट। कंटिन्यू, ब्रेक एंड देन का थर्ड वाला यहाँ पे आपका आता है नॉट एग्जिट, सॉरी, गो टू, ठीक है। गो टू, इसका सिंटैक्स क्या मैं वहां पे बताऊंगा आपका उस वीडियो में, अभी इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। अभी हम जो डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या है, कैसे काम करता है, हर एक यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है उनका बिहेवियर एंड उसका फंडामेंटली सिंटैटिकली कैसे डिफाइन किया गया है, उसके ऊपर यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके आने वाले 2 वीडियो में हम लूप्स के ऊपर एंड जंप स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में इफ एल्स, इन दोनों को हम बोलते हैं सिंगल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, सिंगल डिसीजन। अगर मुझे सिंगल मतलब एक ही डिसीजन लेना है, आइदर हो गया, नहीं तो अगर फॉल्स होता है तो रिजेक्ट, ओके। अगर इस तरह डिसीजन लेना है, यस ट्रू होगा तो एग्जीक्यूशन, अगर ट्रू नहीं होता है तो रिजेक्ट कर लो। तो अगर रिजेक्शन अगर यहाँ पे आता है तो सिंगल डिसीजन के ऊपर इसको हम बोलते हैं सिंगल डिसीजन, ओके। सिंगल डिसीजन अगर मुझे लेना है तो ये दोनों को यूज करूंगा। अगर मुझे मल्टीपल डिसीजंस लेना है, एक से ज्यादा कंडीशंस लेना है, कंप्यूटर को खुद अपना मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर ही काम करेगा अगर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये मल्टीपल डिसीजंस के लिए आपका ये तीनों आते हैं। तो ये तीनों को हम जनरली बोलते हैं मल्टीपल डिसीजन टेकर। क्या बोलते हैं, मल्टीपल डिसीजन टेकर, ओके। हो गया आइडिया, समझ में आ गया। तो ये था आपका सिंगल डिसीजन मल्टीपल डिसीजन। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे, वहां पे हम हर एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का सिंथेटिकली विथ कोडिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट आगे अनदर यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, सेव भी नहीं हुआ, ओके छोड़ो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, इफ के ऊपर, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसको सिंथेटिकली कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, जो कि आपका सिंगल डिसीजंस के लिए हेल्प करता है। जनरली इफ कंडीशन, ठीक है, देन यहाँ पे आपको देना है स्टेटमेंट, ठीक है, देन एल्स, STATEMENT, हो गया। तो ये था आपका सिंगल डिसीजन। एंड सिंगल डिसीजन में यहाँ पे आपका इफ है, तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आप एल्स, यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो इफ एल्स में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे काट देता हूँ, ये अभी हम पहले देखेंगे इफ का ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम चाहेंगे, ठीक है, इफ एल्स के ऊपर, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देखना है इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो पहला आएगा आपका इफ कंडीशन, सिंगल डिसीजन होगा ना यहाँ पे ये भी, लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट अवेलेबल है, लेकिन पहला वाला जो सिंटैक्स में फॉल्स स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर मेरा कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे अगर मेरा कंडीशन ट्रू है, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड, दिस स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूशन होगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे इफ स्टेटमेंट बोल रहा है,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को जाता हूँ, यहाँ पे अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो यहाँ पे यस स्टेटमेंट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर मेरा इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंडीशन फॉल्स होने के लिए यहाँ पे एक अनदर है जिसको हम बोलते हैं एल्स, एंड एल्स जनरली ऑलवेज अगर आपका फॉल्स आता है तब जाके एल्स वाला आपका एग्जीक्यूशन होगा। ऑलवेज फॉल्स विल बी गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन एल्स। एल्स में आपका हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता है, ये याद रख लो। ठीक है, अभी हम इन दोनों का थ्रू कोडिंग के अंदर एनालिसिस करेंगे। चलो देखते हैं कैसे ये काम करता है। अभी यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, देन हाश इंक्लूड, ओके, आईओस्ट्रीम, सॉरी आईओस्ट्रीम तो आपका सी प्लस प्लस में है ना, सॉरी stdio.h, ठीक है। देन आपका आता है इंट मेन, ओके, बहुत सारे कोनियो डॉट एच लिखते हैं, उसके साथ आपका क्लियर स्क्रीन गेट सीएस फंक्शन लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपका जो मैं यूज कर रहा हूँ डेव सी प्लस प्लस, यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका विदाउट कोनियो डॉट एच हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोडिंग। अगर आप डेव यहाँ पे यूज करते हो, टर्बो सी प्लस प्लस यूज करते हो, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न 0 इंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे इंट, उसके साथ आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा x। ठीक है, उसका मैं प्रिंटफ यूज कर लेता हूँ। इस प्रिंटफ के अंदर मैं मतलब लिखता हूँ कि यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, उसके बाद स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एम्परसेंड x। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सी कोड के अंदर चले जाते हैं, सी कोड के अंदर नहीं, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट, ओके, हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इफ x ग्रेटर देन 20, ओके, तो मुझे यहाँ पे शो करेगा प्रिंट एफ यस, यस शो करेगा, यस, देन प्रिंट करेगा, यहाँ पे कॉलम दे के परसेंटाइल डी दे देता हूँ, कॉमा यहाँ पे x। अगर नहीं है तो सक्सेसफुली यहाँ से निकल जाएगा, और क्या। तो यहाँ पे प्रिंट एफ गलत है, प्रिंट printf, ओके, हो गया। अभी इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल विथ रन, हम देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, F11 यहाँ पे है, मतलब कंपाइल एंड रन आटे सिंगल टाइम पे हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 34 एंट्री करता हूँ। ठीक है, अगर मैं 34 एंट्री करता हूँ तो कंडीशन एग्जीक्यूशन होगा तो सक्सेस, यस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 34 के जगह पे मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ बिलो 20, तो यहाँ पे सपोज 19 इनपुट करता हूँ, क्या हुआ, कुछ दिखाया? क्यों, कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए, स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने के बाद ही दिखाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपका कंप्यूटर एग्जिट हो जाएगा। मतलब वो जनरली जो एग्जीक्यूशन उसका था इफ के बाद, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करने के लिए नहीं है। यहाँ पे हम जितना स्टेटमेंट दिए हैं, कितना, 12 13 स्टेटमेंट्स, 13 स्टेटमेंट्स के अंदर ओनली हम यहाँ पे इतना लिखे कि अगर उस हम जो भी इनपुट दे रहे हैं 20 के ऊपर होता है तो दिखाया, अगर नहीं है तो नहीं दिखा सकता। कुछ हम लिखे ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे इसके बाद अगर कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि एल्स में लिखेंगे, ठीक है, एल्स में वहां पे हम कैंडिडेट चेक करेंगे कि एलिजिबल है कि नहीं वोटिंग और नॉट, ओके, वहां पे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इफ कैसे एग्जीक्यूशन होता है, इसके लिए मैं इतना यहाँ पे कोड के अंदर आपको बताया। अगर कुछ डाउट भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ एनालिसिस नहीं हो रहा है, हर किसी मतलब हर कुछ कुछ प्रॉब्लम के लिए मैं हेल्प करूंगा, नो इशू। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम कहाँ जा सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कहाँ पे, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाश इंक्लूड, यहाँ पे हम लिखते हैं stdio.h, देन आपका आता है इंट मैन, देन रिटर्न
0। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इंट एज देंगे। ठीक है, एज यहाँ पे हम इनपुट करेंगे printf एंटर द कैंडिडेट एज। ओके, हो गया, सेमीकोलन, देन scanf %d कॉमा एज। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंटफ स्कैनफ हो गया। अभी हम लॉजिक लिखेंगे, कंप्यूटर को डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेंगे कि हमारा कोड के थ्रू उसको डिसीजंस लेना है। इक्वल टू 118, सॉरी 18 है, तो यहाँ पे प्रिंटफ एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, देन एल्स में प्रिंट, सॉरी एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो उसके बाद एल्स में प्रिंटफ नॉट एलिजिबल फॉर यस, तो इसको हम सेमीकोलन दे देते हैं, टर्मिनेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एंटर द एज। ठीक है, एज पूछ रहा है, अगर मैं 12 इनपुट करता हूं तो क्या रिटर्न करेगा। देखो, दिखाया कुछ नहीं, कहीं गलती हो गई। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ, छोटा सा कोड में एरर क्या आ गया। यस, एम्परसेंड नहीं दिए, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, नहीं तो एड्रेस में डाटा स्टोर कैसे करेगा, आपको उसी डाटा को फेच करके दिखाएगा कैसे। अच्छा हुआ यहाँ पे ये एरर आया। एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, इसे रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल मतलब हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप का मतलब वेरिएबल के अंदर जो डाटा हम इनपुट करेंगे वो न्यूमेरिक रहेगा। एंड न्यूमेरिक डाटा को एक लोकेशन में स्टोर तो करना है, एक एड्रेस में स्टोर तो होगा। कैसे स्टोर होगा, स्टोर होने के लिए हमको एम्परसेंड देना पड़ता है एज ए सिंटैक्टिकली डिफाइंड इन ए सी। सी में सिंटैक्टिकली डिफाइन किया गया है कि अगर आप कोई डाटा को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, अगर किस टाइप का डाटा डिफाइन करना चाहते हो, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, एम्परसेंड एज, मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस को डिफाइन करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, प्रोसेसर उसी एड्रेस में डाटा को स्टोर करेगा, जब रिक्वायरमेंट होगा वहां से डाटा को फेच करके आपका जो लॉजिक और आपका जो कंडीशन है वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। ये है फंडामेंटल आइडिया, समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं फिर से, अभी एरर नहीं आएगा, कंपाइल विथ रन। ठीक है, 18 हो गया एलिजिबल फॉर वोटिंग। फिर से अभी मैं क्या करता हूँ, 18 से नीचे देता हूँ, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अरे हाँ 19, सॉरी, फिर से मैं देता हूँ, नीचे देंगे, जो कि नॉट एलिजिबल आएगा 17। आ गया नॉट एलिजिबल वोटिंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे इफ एंड इफ एल्स काम करते हैं, जो कि सिंगल डिसीजन से। आगे हम देखेंगे मल्टीपल डिसीजंस कैसे हम ले सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं कि कंप्यूटर खुद अपना डिसीजंस लेगा मल्टीपल कंडीशंस को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंगल डिसीजंस खत्म हुआ, उसके बाद हम चलेंगे मल्टीपल डिसीजंस के लिए। ठीक है, तो चलो, तो ठीक है चलिए, हम मल्टीपल डिसीजंस कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीपल डिसीजंस लेना है, पहले हम देखेंगे इफ एल्सिफ लैडर के ऊपर। ठीक है, क्या इफ एल्सिफ लैडर। ठीक है, ये कैसे काम करता है पहले हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, ये जनरली आपका यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस ले सकते हैं। जैसे देखो, कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एल्स इफ कंडीशन 2 देन stmt स्टेटमेंट, एल्स इफ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन 3 स्टेटमेंट। अगर मुझे इसके बाद और कंडीशंस नहीं लेना है
मुझे लग रहा है हाँ इतना कंडीशंस हो जाएगा, काफी है कंप्यूटर के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एक एंड जो कि हमेशा फॉल्स में होगा। ठीक है, ये सारा इफ कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाता है, मतलब कोई भी कंडीशन इंप्लीमेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशन फॉल्स होता है, तो यहाँ पे आपका एल्स वाला जो कि डिफॉल्ट हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, ये इंप्लीमेंट होता है। समझ में आ गया। इफ एल्स इफ लैडर का मतलब काम क्या करता है, इफ अगर कंडीशन ट्रू होता है, पहला कंडीशन अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो गया, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर क्या करेगा, वहां से एग्जीक्यूट करके आपका निकल जाएगा। अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इफ कंडीशन मेरा पहला जो लिख मतलब मैं जो राइट किया अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या होगा, डायरेक्टली सेकेंड एल्स इफ कंडीशन में जाएगा। अगर सेकेंड एल्स इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, स्टेटमेंट वहां पे एग्जीक्यूशन होगा। अगर सेकेंड एल्स इफ कंडीशन टू जो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसके बाद क्या करेगा, फिर से अगर हम कंडीशन दिए हैं, हाँ यहाँ पे दिए हैं एल्स इफ कंडीशन थ्री, तब जाकर स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेगा। अगर एल्स इफ कंडीशन थ्री भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके बाद कंडीशंस कुछ भी नहीं है, लास्ट में क्या है, एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा। तो ये आपका होता है एग्जीक्यूशन पावर आपका इफ एल्स इफ लैडर। तो कंप्यूटर इसी तरीके से डिसीजंस लेता है, अगर हम ये पर्टिकुलर कंट्रोल स्टेटमेंट हम प्रोग्राम के थ्रू, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंप्यूटर में फीड करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है हम कोड के थ्रू। तो कोड के अंदर हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करेंगे, एवरेज के ऊपर हम निकालेंगे। हम कोई एक स्टूडेंट का एवरेज, मैं डायरेक्टली एवरेज निकालूंगा, एंड उस एवरेज को मतलब मैं इनपुट दूंगा एवरेज, उस एवरेज के ऊपर ग्रेड डिसाइड होगा, तो स्टूडेंट कौन से ग्रेड के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे लिखा, मतलब कैसे कोडिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर को कैसे हेल्प करेंगे खुद डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, हमारे डिसीजंस के ऊपर ना जाएगा, कंप्यूटर अपने आप डिसीजंस कैसे ले सकता है। ठीक है, चलो हास इंक्लूड, सॉरी, हास इंक्लूड यहाँ पे stdio.h, तो यहाँ पे तो लिखते हैं एल्स इफ लैडर। ठीक है, तो इंट मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिटर्न जीरो। ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा प्रिंट एफ, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है ना, सॉरी इंट एवरेज, सॉरी एवरेज को हाँ इंट में रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका होल नंबर आएगा यहाँ पे, फ्रैक्शन ले सकते हो लेकिन मैं इंट में लिख के रहूंगा, क्योंकि 60 के ऊपर होता है, 60 प्लस, तो 60.00 तो नहीं लिखूंगा ना, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एवरेज रखता हूँ इंटीजर में। प्रिंट एफ, मुझे ओनली यहाँ पे इनपुट देना है, कंप्यूटर डिसीजंस लेगा, मुझे आउटपुट दिखा देगा, बस इतना है। मुझे यहाँ पे एवरेज इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, डिवाइड बाय, अगर 5 सब्जेक्ट्स इनपुट करोगे, उसका टोटल निकालोगे, टोटल निकालने के बाद उसको एवरेज के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, अगर चाहते हो तो ठीक है कर लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे, तो ठीक है कर लेते हैं ये चीज। तो यहाँ पे इंट जैसे मैथ, ओके, फिजिक्स PHY, CHE केमिस्ट्री, एंड बायो, इको, ओके, इकोनॉमिक्स हो गया 5 सब्जेक्ट्स। अभी इसमें हम क्या करेंगे, आपका टोटल निकालेंगे, कॉमा TOTAL, ठीक है, टोटल, देन कॉमा एवरेज। ठीक है, एवरेज आपका यहाँ पे फ्रैक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ओनली इंटीग्रल वैल्यू को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस आता है मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ किसे, अगर मुझे सपोज किसी का एवरेज आया 60.2, ये 60 के ऊपर है, लेकिन मैं लिखूंगा यहाँ पे कंडीशन इफ एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये क्या होगा, एनालिसिस करेगा कि 60 के ऊपर होना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे एवरेज। ठीक है, मैं एवरेज को लेके चलते हैं, फ्लोट को, FLO 80 फ्लोट एवरेज। ठीक है, आप लोग के हिसाब से मैं लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं हमेशा इंट में ले जाता हूँ क्योंकि इजी होता है, और यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए कुछ इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को मैं इनिशियली एवरेज में लेके चलता हूँ एज इंट। लेकिन अगर फ्रैक्शन है यहाँ पे, अगर डिवाइड है तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं जाएगा, क्वेश्चन वाला डाटा जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है, प्रिंट एफ
एंटर द वैल्यू ऑफ एंटर द मार्क्स लिखो। वैल्यूज अच्छा नहीं सुनाई दे रहा, मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। ओके, ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एंटर द मार्क्स ऑफ, यहाँ पे ईच के जगह पे मैथ कॉमा फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा बायो कॉमा देन आपका इको। ओके, एंड इको लिखो, एंड इकोनॉमिक्स हो गया। तो यहाँ पे आपको कॉलन स्लैश एन देना है, ठीक है। उसके बाद स्कैनफ, यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी। 5 हो गया, यस, क्योंकि इंटीजर में है। उसके बाद आम पोर्शन देना, जैसे हम यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में आम पोर्शन भूल गए थे, आम पोर्शन यहाँ पे देना है मैथ कॉमा 8% फिजिक्स कॉमा आम पोर्शन केमिस्ट्री कॉमा आम पोर्शन बायो कॉमा आम पोर्शन इको कॉमा आम पोर्शन टोटल, ठीक है। सॉरी, टोटल का क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा, सॉरी। यहाँ पे आपका स्कैनएप इनपुट हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, जो जो इनपुट हुआ यहाँ पे हमको फिर से एक्सप्रेशंस लिखना है। क्या एक्सप्रेशंस निकालना है, टोटल निकालेंगे। टोटल इक्वल टू पी एच वाई फिजिक्स प्लस सी एच ई प्लस सॉरी सी एच ई प्लस केमिस्ट्री मैथ। ओके, जिस तरह आप इनपुट दिए, देखो जैसे यहाँ पे मैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इको इस तरह सीक्वेंस में लिख सकते हो, और आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप सीक्वेंस दे सकते हो, क्योंकि अगर सीक्वेंस नहीं होता है, आपका दिमाग चल रहा है कि हाँ मैं मैथ का इनपुट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो फिजिक्स का। मतलब आप जैसे डिस्प्ले किया गया है, उसी के हिसाब से नीचे आपका डाटा जो भी इनपुट करोगे उसी हिसाब से आपका कंप्यूटर का मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बायो प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ओके, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देन इको। मैं आगे पीछे कर दिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे तो टोटल निकालना है। उसके बाद एवरेज इक्वल टू TOTAL, ओके, डिवीजन बाय आपका यहाँ पे होगा 5, ठीक है। अगर मैं परसेंटाइल निकालता हूँ, परसेंटाइल में यहाँ पे इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल डिवाइडेड बाय 5, मतलब यहाँ पे 5 मार्क्स 500 इंटू 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं वो चीज नहीं कर रहा हूँ, ओनली एवरेज निकाल रहा हूँ। उसके बाद करना है हमारा मेन काम, जो कि एल्स इफ लैडर है। कैसे, इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करना है, तो सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो प्रिंट एफ, यहाँ पे आएगा ग्रेड ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद एल्स इफ, फिर से कंडीशन दो, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होता है, ठीक है। अगर 50 के ऊपर होता है, सर हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते ग्रेटर देन 60 लेस देन कुछ नहीं लिख सकते हो, नो इशू। अभी यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कितना, 60 और 60 से ऊपर जितना ले गए ना ग्रेड, 50 मतलब काउंटिंग एज ए 50 परसेंटाइल से स्टार्ट करके 59 तक, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मतलब यहाँ पे 60 से ही काउंट हो गया ग्रेड ए। 60 के नीचे जो रहेगा 59 तक आपका ग्रेड बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ प्रिंटफ, ठीक है, ग्रेड बी। उसके बाद फिर से एल्स इफ अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, प्रिंटफ ग्रेड सी, एल्स इफ, ओके, एवरेज। ये कंडीशंस मेरे ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि मैं कितना तक लेना चाहता हूँ, आज ए पास ऑन करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। अगर मैं 40 के बाद नहीं लेना चाहता हूँ, तो 40 से नीचे जो रह गए वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंटफ, ओके, ग्रेड ए बी सी डी हो गया। उसके बाद आपका मैं क्या करता हूँ, फेल कर देता हूँ। सॉरी, फेल करना पड़ रहा है। अब ये मत समझो या कंप्यूटर बताएगा कि आप फेल हो या नहीं। तो ग्रेड एफ, फेल नहीं है, ग्रेड एफ है, ठीक है। हम यहाँ पे एफ लिखेंगे।
हो गया। तो अभी क्या करेगा, कंप्यूटर एनालिसिस करेगा, प्रोसेस करेगा, आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया हूँ, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, नो इश्यू। चलो अभी हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि काम क्या कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है, सेमीकोलन मिसिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये एरर आ रहा था, इसको मैं अभी डिटेक्ट कर लिया। अभी फिर से अभी कंपाइल करता हूँ। हाँ, एक्सीलेंट हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट्स करेंगे। जैसे मार्क्स इनपुट लिखा गया, जैसे ऊपर लिखा गया उसी हिसाब से हम इनपुट करेंगे। 45, 65, 76, 49, देन 90, ग्रेड ए आ गया। ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे एवरेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट प्रिंटफ हम जानते हैं कितना उसका टोटल आया, अन एवरेज आया। टोटल मार्क्स, ठीक है, परसेंटाइल डी, कॉमा, टी ओ टी ए एल, टोटल। ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ एवरेज कॉलोन परसेंटाइल डी, कॉमा, ए वी जी, एवरेज। ओके, हो गया। तो यहाँ पे परसेंटाइल डी नहीं है, एफ है। ठीक है। चलो अभी देंगे 65, 23, 54, 87, देन 32, 5 सब्जेक्ट्स हो गया। तो टोटल आया, टोटल मार्क्स इसका आया कितना, 261। एवरेज था 52.560। देख रहे हो कैसे आ रहा है। तो ग्रेड बी। तो यही सही रिजल्ट आ रहा है। तो आप यहाँ पे फ्लोट एवरेज ले सकते हो, नो इशू, अच्छे से कंपेयर कर रहा है। एंड मैं जो डाउट कर रहा था वो भी मतलब वो क्रॉस हो गया। मतलब मैं जो मतलब मैं बोल रहा था कि नहीं इंटीजर लेना है। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सोल्यूशन। जो भी आपका माइंड में है ना, ये होगा या नहीं होगा, जितने ज्यादा आप मतलब कोड करके एनालिसिस करोगे तब जाके आपको सही समझ में आएगा कि हाँ सही है या गलत है। जैसे मैं अभी यहाँ पे सारा चीज लिखा। ठीक है। तो अब ये तो सही आ रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक न्यू लाइन दे देता हूँ, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर से एक अनदर इनपुट करते हैं जिसको हम फेल कराएंगे, चेक करेंगे फेल में जा रहा है कि नहीं, जो कि डिफॉल्ट है। 23, 24, 45, देन 12, देन 46। टोटल मार्क्स 150, फेल भी नहीं हुआ, जस्ट मतलब पास हो गया है 30। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 12 है, ये ऑलरेडी मतलब इस सब्जेक्ट में फेल है लेकिन पास हो गया। और एक चीज, यहाँ पे एवरेज के बाद भी ग्रेड आ रहा है, तो इसमें हम न्यू लाइन एक देना पड़ेगा हर एक स्टेटमेंट में। ठीक है। देख रहे हो तो कैसे मैं यहाँ पे कोड देख के मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी एनालिसिस करके कर पा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चलता है, कैसे, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। आप अगर एनालिसिस करते करते जाओगे, कोडिंग एग्जीक्यूशन करोगे, बार बार काम करोगे कोर्स कोड के ऊपर, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी कैसे एग्जीक्यूशन होना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 70 फिर से दे रहा हूँ, 23, 21, देन 12, 14, 12। हाँ अभी फेल हुआ, समझ में आया। देखो कितना आया, एवरेज आया 29.000, देन ग्रेड फेल। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो निकल आया। तो कौन सा कितना नंबर रख रहे हैं, किससे मार्क है। तो इससे आपको इफ एल्सिफ इस टाइप का, मतलब अगर आपको डिसीजंस लेना है तो आपको इफ एल्सिफ यूज करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जो जाएंगे नेस्टेड इफ एल्स, तो वहां पे हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट एमंग थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स के अंदर बड़ा कौन है, थ्रू नेस्टेड इफ एल्स के द्वारा। ठीक है। चलो देखते हैं। ये तो हो गया आपका, मतलब अगर कुछ डाउट है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में और नहीं इसके अंदर, अगर एलसी के ऊपर अगर कुछ प्रोग्राम्स भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अभी चलते हैं आपका सेकेंड मल्टीपल डिसीजंस के अंदर। तो ये था पहला मल्टीपल डिसीजंस। उसके बाद सेकेंड मल्टीपल डिसीजंस आपका आता है क्या, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स के क्या है उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इफ कंडीशन, देन आपका अगर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट। ठीक है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है, सॉरी यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू होता है, दूसरा नेस्टेड है ना, इफ के अंदर इफ कंडीशन है का नजर आएगा, इफ एल्स कंडीशन, ये ट्रू होगा। ठीक है। उसके अंदर स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद आपका एल्स, देन नीचे एस टी एम टी स्टेटमेंट, यहाँ पे टू दे दो।
एंड इसको ऊपर 1 दे दो। ठीक है, अभी हो गया। उसके बाद एल्स, अभी नीचे आएंगे, इफ देन कंडीशन यहाँ पे आपको देना है, क्योंकि नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है? नेस्टेड का मतलब है आपको एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जिस पर्टिकुलर कंडीशन आप ले रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे इफ कंडीशन ले रहा हूँ, उसके बाद एल्स ले रहा हूँ, तो इफ एल्स कंडीशन मतलब एंटर ब्लॉक को एक इफ एल्स के अंदर ही डालना है। मतलब इफ एल्स का हम निकाल रहे हैं नेस्टेड, तो इफ एल्स का एक अनदर इफ एल्स उसके अंदर रहेगा, उस ब्लॉक के अंदर रहेगा। ब्लॉक किसको बोलते हैं? मैं यहाँ पे कर्ली दे देता हूँ, आपको इजी होगा एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे एंटर एंड कर्ली ब्रैकेट, तो दिस इज कॉल्ड ए ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, बस हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन 3 अगर होता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3, उसके बाद एल्स, देन स्टेटमेंट 3 के बाद आपका आता है 4, तो ये एंड ये बिगिनिंग हो गया। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स। मतलब इफ ये कंडीशन आपका ट्रू होता है, पहला कंडीशन आपको एनी है ट्रू होना चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाता है, तब जाके ये अंदर वाला स्टेटमेंट को अंदर जाएगा। मतलब इसके अंदर ये सारा जो है ना, ये स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो इफ कंडीशन है, अगर ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू होता है, तब जाके ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करेगा। अगर मेरा ये जो कंडीशन ये फॉल्स है, क्या होगा? तो एल्स वाला स्टेटमेंट इंप्लीमेंट होगा। ये आपको आइडिया रखना है। समझ में आ गया? अगर मेरा पहला कंडीशन ट्रू हुआ, उसके बाद अंदर वाला कंडीशन भी ट्रू हुआ, तब जाके स्टेटमेंट 1। अगर अंदर वाला कंडीशन फॉल्स हो गया, काम नहीं किया, तब जाके हम क्या करेंगे? एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करेंगे। मतलब एग्जीक्यूशन करेगा कौन? करेगा, कंप्यूटर करेगा। अगर मेरा यहां से ही फॉल्स हो गया, यहां से ही ये मेरा फॉल्स हो गया, तो क्या करेंगे? तो कंप्यूटर क्या करेगा? एल्स पार्ट में जाएगा, क्योंकि वो जानता है अगर इफ कंडीशन है, उसका एल्स नहीं है तो निकल जाएगा एग्जीक्यूशन। अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट होता है, वो एग्जीक्यूशन करके निकल जाएगा कंट्रोल। अगर यहाँ पे इफ के बाद एल्स है, तो एल्स को अंदर आपका इफ कंडीशन है, तो इफ कंडीशन को चेक करेगा। देन अगर ट्रू है, देन स्टेटमेंट, अगर ट्रू नहीं है, देन एल्स में आएगा, देन ये वाला स्टेटमेंट मस्ट एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन। अभी चलते हैं कोड थ्रू, कोड की तरह हम समझते हैं कि कैसे काम करता है ये। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी, तो इसको छोड़ो, अभी चलते हैं यहाँ पे एक अनदर कोड जो कि है नेस्टेड। ठीक है, अभी हम यहाँ पे हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। तो यहाँ पे इंट सेव कर लेता हूं इसको, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मुझे लिखना क्या है? 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, जो कि ग्रेट हम फाइंड आउट करेंगे कौन बड़ा है। प्रिंटफ एंटर द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद स्कैनफ, यहाँ पे आपको परसेंटाइल डी कॉमा, उसके बाद एम्परसेंट x कॉमा एम्परसेंट y कॉमा एम्परसेंट z। हो गया इनपुट। लोकेशंस में आपका डाटा जाके स्टोर हो जाएगा। इफ, उसके बाद एक कंडीशंस लिखना है, इफ x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक देना है भाई। अगर यहाँ पे नहीं दोगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 लाइन ऑफ स्टेटमेंट होता है। इफ कंडीशन x ग्रेटर देन z होता है, तब जाके यहाँ पे आप यहाँ पे प्रिंटफ लिख सकते हो, कौन? x इज ग्रेटर। मैं यहाँ पे ओनली इतना स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूशन करूंगा, देन आएगा एल्स प्रिंटफ y इज ग्रेटर, देन एल्स if
अगर x ग्रेटर देन y नहीं हुआ तो क्या होगा, y ग्रेटर देन z होगा। तो यहाँ पे printf y, सॉरी यहाँ पे z इज ग्रेटर होगा, सॉरी यहाँ पे z इज ग्रेटर होगा, यहाँ पे y इज ग्रेटर एल्स printf z इज, ओके, हो गया। तो ये था आपका कैसे मल्टीपल डिसीजंस ले सकता है आपका इफ नेस्टेड इफ एल्स यूज करके। जैसे यहाँ पे काम कैसे करेगा, देखो पहले यहाँ पे हम इनपुट करेंगे एंड पर्टिकुलर लोकेशंस में आपका डाटा जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे जिस लोकेशन में आपका एक्स एंड वाई का वैल्यू प्रोसेसर क्या करेगा, फेच करेगा, यहाँ पे स्टार्ट करेगा, चेक करेगा। अगर मेरा एक्स में जो डाटा प्रेजेंट है वाई से बड़ा होता है, बड़ा होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, सपोज x इक्वल टू आपका होता है, जैसे यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे इनपुट होगा ना, तो यहाँ पे हम ले जाते हैं x इक्वल टू सपोज 5 कॉमा y इक्वल टू 6 कॉमा z इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं x इक्वल टू 5, x y इक्वल टू 6। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन y होता है तो यहाँ पे क्या होगा, अभी x में कितना है 5 ग्रेटर देन 6 हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स। तो यहाँ पे अगर फॉल्स आया तो ये वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूशन होगा नहीं, तो यहाँ पे एल्स में आएगा। तो एल्स में आने के बाद यहाँ पे क्या चेक होगा, तो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा y के साथ। तो y 6 ग्रेटर देन z कितना है 8, हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हुआ, फॉल्स हो गया। तो एंड में आपका कौन सा वाला बचा, तो ये वाला आपका एग्जीक्यूशन हुआ, सक्सेस यहाँ पे हुआ, मिल गया कम प्रोसेसर को कि हाँ ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होगा, जेड इज ग्रेटर। बस इतना ही, आइडिया हुआ कि नहीं। अभी फिर से कोई दूसरा डाटा ले जाते हैं, ये पहला तो था, इसको मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, आपको इजी होगा, ये पहला कंडीशन इनपुट हुआ। अभी दूसरा कंडीशन लेते हैं, कॉमा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 9 कॉमा y इक्वल टू 15 कॉमा z इक्वल टू 2, हो गया। अभी हम चेक करेंगे, तो ये पहला तो था, तो अभी इसको मैं यहाँ पे स्लैश दे देता हूँ। फिर से चलते हैं दूसरा। अभी यहाँ पे x 9 एंड 15, 9 ग्रेटर देन 15 हो रहा है, यहाँ पे फेल ही हो गया, पहले कंडीशन नहीं, फिर से फेल। 9 ग्रेटर देन 15 क्या हुआ, आपका रिजल्ट आया फॉल्स का। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक इंप्लीमेंट ही नहीं होगा। फिर से एल्स में आया, एल्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, एल्स एग्जीक्यूशन होने का मतलब यहाँ पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपका आने के बाद क्या होगा, चेक करो, यहाँ पे 15 ग्रेटर देन कितना है 2, यस, पहले कंडीशन में ही सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे ट्रू हो गया कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एक सक्सेस होगा, हो गया। तो अभी रन करके चेक करते हैं, ये तो हमारा लॉजिकली हम देख लिए कंप्यूटर प्रोसेसर कैसे काम करेगा। अभी प्रोसेसर को खुद डिसीजंस लेके हमको देना है कि भाई यस ये चीज होगा। तो यहाँ पे मैं वही इनपुट करूंगा जो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ 2 बार। तो पहले हम देंगे 5 6 देन 8, देखो जेड इज ग्रेटर, हमारा आया था जेड इज ग्रेटर, सॉरी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से इसको क्लिक करता हूँ, देखो पहले में आया था एल्स वाला जेड इज ग्रेटर, आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरे डाटा के ऊपर हम देखते हैं जिसमें आपका y इज ग्रेटर आएगा। फिर से हम देते हैं 9 15 2, 9 15 2, y इज ग्रेटर आया, देखो हमारा आया था y इज ग्रेटर, देखो यहाँ पे y इज ग्रेटर है। समझ में आ गया कैसे काम करता है आपका ये जो आपका नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स कैसे काम होता है। तो ये होता है आपका जनरली एग्जीक्यूशन पावर एंड डिसीजंस लेने का पावर। प्रोसेसर को हम ये दे रहे हैं कि वो डिसीजंस खुद ले, कौन सा वाला पर्टिकुलर वेरिएबल बड़ा है, 3 का। तो यहाँ पे मैं आपको एक टैक्स दे रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को यूज करके किया, आपका काम है 4 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड और राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, फाइंड आउट greatest among 4 variables, ठीक है, 4 वेरिएबल्स, फाइंड आउट ग्रेटेस्ट अमंग 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स के अंदर ग्रेटेस्ट निकालना है, थोड़ा टफ होगा लेकिन मैं जानता हूं आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा इस कोड को अच्छे से ध्यान से देखो, जितना बार हो सके इसको अच्छे से ध्यान से देखो, तब जाके ये 4 वाला वेरिएबल का क्या होगा।
पहले x के साथ कंपेयर होगा y, उसके बाद x कंपेयर विथ z, देन x कंपेयर विथ अनदर वेरिएबल। तो उसके अंदर इफ एल्स के अंदर फिर से एक इफ एल्स रहेगा। तो यहाँ पे ये 2 था, वहां पे 3 इफ कंडीशंस आएगा, तो यहाँ पे इस जगह पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना। एंड करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर जाके लिखिए सर मैं कर लिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। लास्ट वाला जो मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए है क्या, स्विच केस। ठीक है, तो चलो स्विच केस का सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या है, मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। स्विच केस क्या होगा, SWITCH, स्विच, देन एक्सप्रेशन। क्या है ये, एक्सप्रेशन। देन यहाँ पे हम आएंगे, केस लेबल्स मिलेगा। क्या मिलेगा, केस लेबल्स। ओके, केस लेबल मैं 1 दे देता हूँ, कॉलन, देन स्टेटमेंट। देन यहाँ पे मैं पहुंचूंगा केस, तो सॉरी यहाँ पे ब्रेक देना है। ठीक है, CASC, केस लेबल 2, कॉलन, स्टेटमेंट, सेमीकोलन, देन ब्रेक, सेमीकोलन। ठीक है, क्या है मैं बताऊंगा, पहले यहाँ पे सिंटैक्टिकली लिख देता हूँ। तो ये सिंटैक्स हो गया। एंड में मैं यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे यूज करूंगा, कॉलन, STMT, देन एंड। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे लेके रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे मल्टीपल डिसीजंस लेना है तो मुझे स्विच केस एक्सप्रेशन को भी यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं 3 एक्सप्रेशन बता दिया हूँ ऑलरेडी, बता दिया हूँ। पहला है इफ एल्स इफ लैडर, उसके बाद आया नेस्टेड इफ एल्स, लास्ट में अभी स्विच केस। तो आपको यहाँ पे कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं किस पर्टिकुलर मल्टीपल डिसीजंस के थ्रू जाके अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकता हूं थ्रू कंप्यूटर। आप खुद ही ये डिसीजंस लेना है, क्योंकि कंप्यूटर ये डिसीजंस नहीं लेना, क्योंकि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस लिख के देंगे ना, तो कंप्यूटर कैसे वो एनालिसिस करेगा तीनों के अंदर क्या उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। ठीक है, हम प्रोग्राम इनपुट, हम डायरेक्टली कंप्यूटर को प्रोग्राम देंगे, मतलब हम प्रॉब्लम देंगे, कंप्यूटर सॉल्व करके हमको देगा, ये अभी तक नहीं हुआ है। अभी बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के थ्रू, वही चीज हो चुका है, जो कि हम कंप्यूटर में डाटा सेट्स दे देते हैं, कंप्यूटर उसी डाटा सेट्स को एनालिसिस करता है। ऑलरेडी वहां पे वो एल्गोरिथम प्रॉब्लम, मतलब उसका प्रोग्राम रेडी है, आपको सजेशंस इनपुट देगा, भाई ये चीज प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर ये तीनों मतलब मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए कंप्यूटर का, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं, डिसाइड करते हैं हाँ ये स्विच केस के अंदर हम यहाँ पे कर सकते हैं ये कोड, एंड ये जो प्रॉब्लम है स्विच केस के अंदर इजीली सॉल्व हो सकता है, तो आप ये दे सकते हो कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करके एनालिसिस करके आपका आउटपुट दे देगा, बस इतना ही। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं स्विच केस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल डिसीजंस के अंदर कैसे क्या, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे वो जनरली डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या है, तो सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल और कांस्टेंट रह सकता है ट्रू और फॉल्स के लिए। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन और वेरिएबल रहेगा ये जनरली केस लेबल के साथ कंपेयर करेगा। एक्सप्रेशन कंपेयर विद केस लेबल, अगर मैच कर जाता है तो ठीक है, ये आएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे मैच कर जाता है, यहाँ पे आएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगर ट्रू होता है तो ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आपका देख रहे हो क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है। ब्रेक का मतलब है क्या, ब्रेक का मतलब है यहाँ पे स्टॉप फर्दर एग्जीक्यूशन। यहाँ से मैं जो अभी बोल रहा था जंपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक, तो ब्रेक यहाँ से निकल के इस पर्टिकुलर लाइन पे पहुंच जाएगा। मेरा देख रहे हो माउस पॉइंटर में जहां पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ये ब्लॉक से निकल जाएगा। मैं बोला था जंपिंग स्टेटमेंट क्या करते हैं, कंट्रोल्स को उसी पर्टिकुलर ब्लॉक से निकालते हैं। आपका कंट्रोल अगर एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है तो ये जनरली क्या करते हैं, जहां पे एग्जीक्यूशन सेटिस्फाई हो गया तो ब्रेक अगर हिट करता है उस ब्लॉक से, मतलब फेंक देता है आपको, निकाल देते हैं वहां से फर्दर एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक देते हैं। अगर ये मेरा एक्सप्रेशन इस लेबल के साथ मैच नहीं हुआ, तो अगर उसका अंदर और मल्टीपल लेबल्स यहाँ पे हम डिफाइन किए, जैसे यहाँ पे सेकंड लेबल है, थर्ड लेबल, फोर्थ लेबल, इस तरह हो सकता है,
इसलिए तो मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए हम स्विच केस यूज करते हैं, लेकिन सेकेंड लेवल के पर मेरे पास कुछ डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट को हम जनरली बोलते हैं कि आफ्टर एंड, तो ठीक है, इसको वही डिफॉल्ट बोलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं तो वही चीज लिखा हूँ, डिफॉल्ट लिखते हैं। तो डिफॉल्ट का काम है, अगर सारा केस लेबल्स फॉल्स हो जाता है, कुछ भी मैच नहीं करता, आपका डिफॉल्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। तो ये आपका एंड है, जो कि डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे खत्म, सक्सेस होगा। इसके बाद अगर कुछ नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल वहां पे उस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करेगा, अगर नहीं है, रिटर्न जीरो है, उसको सक्सेसफुली मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा, कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, देन आपका कंट्रोलर क्या करेगा, आपको रिजल्ट शो करके एग्जिट कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं स्विच केस एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन होता है। और एक चीज यहाँ पे मैं बोलना भूल गया, यहाँ पे देख रहे हो ब्रेक स्टेटमेंट है, क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ब्रेक नहीं देते हैं, अगर केस लेबल वन एग्जीक्यूशन हो गया, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देने से दिस केस लेबल, ये केस लेबल के बाद हम नेक्स्ट केस लेबल को डायरेक्टली मूव ऑन कर जाते हैं। क्या होता है, मूव ऑन कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि कंट्रोलर इसके बाद यहां से निकल नहीं पाता। अगर निकल नहीं पाएगा तो कैसे, हमारा तो एक केस लेबल को इंप्लीमेंट करना है ना, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रेक के थ्रू क्या हो रहा है, कंट्रोल को यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लेबल का एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं। ये चीज याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि ब्रेक क्यों दिया जाता है केस लेबल्स के अंदर इन स्विच केस। ठीक है, तो चलो हम कोड के थ्रू एनालिसिस करते हैं। मैं यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस करूंगा। अगर मैं प्लस साइन दूंगा तो एडिशन होगा, माइनस साइन दूंगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन एंट्री करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन दिखाएगा, डिवीजन साइन एंट्री करता हूं तो डिवाइड दिखाएगा। तो ये था मेरा कोड का मतलब सम स्नैपशॉट। अभी यहाँ पे हम करेंगे वो चीज। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हम आ गए। तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग करते हैं एक न्यू फाइल से, हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे सेव स्विच केस। ठीक है, हो गया। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर डिफाइन करेंगे, हम कैरेक्टर इनपुट करेंगे, क्योंकि हम जो सिंबल्स बोल रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए, हम जनरली सिंगल कोट के अंदर डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो, यहाँ पे हम सी एच इनपुट मतलब डिक्लेरेशन कर दे, सी एच एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, सी एच इज नॉट ए कैरेक्टर, सी एच इज ए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे जो सी एच है दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, वेरिएबल तो डिक्लेरेशन हो गया, प्रिंटफ करेंगे, एंटर द कैरेक्टर। ओके, हम कैरेक्टर ना लिख के यहाँ पे हम दे सकते हैं एंटर दीज कैरेक्टर्स। तो ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर दीज कैरेक्टर्स। क्या क्या, प्लस, इसे एरो दे देते हैं, प्लस कॉमा माइनस देन मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन। हो गया, तो यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, हो गया। अभी स्कैनफ, तो परसेंटाइल सी, क्योंकि कैरेक्टर है, देन एम्परसेंड सी एच। अगर स्ट्रिंग होता तो यहाँ पे हम एम्परसेंड नहीं देते, मैं बताऊंगा स्ट्रिंग का जो टॉपिक आएगा उस समय बताऊंगा। अभी यहाँ पे कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी और सी एच जो लोकेशन होगा उस लोकेशन में जाके आपका कैरेक्टर जो डाटा है वो वैल्यू है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्विच केस लिखते हैं, स्विच, देन यहाँ पे आपका सी एच, देन केस, केस आपका यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं सिंगल कोट के अंदर दे देता हूँ प्लस, देन यहाँ पे आपका एडिशन होगा। तो यहाँ पे और एक चीज मैं गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे मतलब डिक्लेयर नहीं किया हूँ, सॉरी गलती नहीं, डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जो कि वेरिएबल्स जो कि हमको ऑपरेशन करना है, मतलब इसलिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेरिएबल इनपुट करूंगा, मतलब डिक्लेयर करूंगा, उसके बाद उसके अंदर हम डाटा असाइन करना है, मतलब डाटा इनपुट करना है, उसके हिसाब से हमको उसी डाटा के हिसाब से हम जो भी सिंबल सिंबल यहाँ पे चूज करेंगे, प्लस के लिए एडिशन होगा, माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट होगा, इनटू जो होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, अगर स्टार होता है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर स्लैश होता है तो डिवीजन होगा।
तो पहले हम तो वेरिएबल इनपुट करना मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे तब जाके प्रोसेसर काम कर पाएगा ना। तो ये चीज मैं यहाँ पे मिस कर दिया था। तो चलिए पहले हम डिक्लेयर कर देते ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, सी लिख सकते हो, नहीं तो सी को चाहिए भी नहीं। देखो कैसे हम विदाउट सी में भी कर सकते हैं। तो अभी ये एक लाइन पे भी लिख सकते, ये हम ए बी यहाँ पे क्यों नहीं लिख पाए, क्योंकि इसका टाइप अलग है एंड ए बी का टाइप अलग है, तो इस वजह से अलग अलग करके हमको लिखना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ यहाँ पे लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ सॉरी एंटर द डाटा सॉरी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हो गया, सेमीकोलन, देन स्कैन एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी इंटीजर है ना, ampersand ए कॉमा ampersand बी। ठीक है, देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट एफ एडिशन लिखूंगा, एडिशन इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा ब्रैकेट के अंदर दूंगा ए प्लस बी। हो गया, देखो विदाउट हम कोई भी थर्ड वेरिएबल ना लेके भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक हो गया। अभी फिर से बैक करते हैं, केस सिंगल कोट के अंदर माइनस। ठीक है, प्रिंटफ सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा ए माइनस बी, देन addition subtraction then multiplication printf। यहाँ पे मैं printf लिखना भूल गया हूँ, f लिखना, subtraction multiplication percentile d कॉमा आपका a प्लस बी a माइनस बी a इंटू बी, ब्रेक, केस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, printf परसेंटाइल डी कॉमा ए बाय बी। मैं इंटीजर को एक्सेप्ट करूंगा, फ्रैक्शन को नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप देना चाहते हो फ्रैक्शन तो दे सकते हो, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो परसेंटाइल एफ लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, परसेंटाइल एफ लिखोगे तो दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में रॉन्ग सिंबल रॉन्ग कैरेक्टर और जो भी रॉन्ग ऑपरेटर यू आर एंटर, रॉन्ग ऑपरेटर यू आर, स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। रॉन्ग ऑपरेटर यू आर, रॉन्ग ऑपरेटर यू एंटर लिख देते हैं, यू एंटर्ड, यू आर एंटर्ड, हाँ यू आर एंटर लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया लाइन दे देता हूँ, इसके बाद आपका यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ, मतलब ये नेक्स्ट लाइन पे होगा। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन नहीं होता तो एक ही लाइन होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हो नहीं भी दे सकते, नो न्यू लाइन। ठीक है, छोड़ दो, देने की जरूरत नहीं, एक तो हुई होगा ना। हो गया ये। ठीक है, अभी हम यहाँ पे रन करते हैं, चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे पूछा एंटर दीज कैरेक्टर्स, इसके अंदर कोई कैरेक्टर इनपुट करो, मैं इनपुट कर दिया प्लस। तो अब ये पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सपोज 4 दे दिया 5 दे दिया, एडिशन हो गया 9। इंटरेस्टिंग है कि नहीं। बस फिर से अभी रन करते हैं कंपाइल करके। अभी यहाँ पे फिर से एंटर दीज कैरेक्टर्स, सपोज मैं माइनस दे दिया। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे मैंने फिर से दिया 5 एंटर 7, आ गया -2। फिर से अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग कैरेक्टर देता हूँ, जैसे यहाँ पे जो सिंबल नहीं है मैं वही सिंबल दे रहा हूँ, मॉडुलस। तो अभी मैं वो पूछेगा आपको डाटा देना ही है, रॉन्ग ऑपरेटर यू आर एंटर। ठीक है, आपका ये क्या हुआ, रॉन्ग ऑपरेटर यू आर गोइंग टू बी एंटर। आप जो भी इनपुट दिए हो, जो कैरेक्टर इनपुट दिए हो, जिसका ऑपरेशन आपको निकला है, रॉन्ग ऑपरेटर आप सिलेक्ट किए थे। तो ये था आपका तीनों, जो कि मल्टीपल कंडीशंस कैसे मतलब डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, एल्स इफ लैडर,
नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच केस। ठीक है, तो मैं और भी प्रोग्राम्स लाऊंगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला स्टेटमेंट मतलब कौन सा वाला प्रॉब्लम को हम मल्टीपल जगह पे डिफाइन कर सकते हैं लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उस इशू को थ्रू प्रोग्रामेटिक सॉल्व कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रोग्राम करोगे तब जाके आपको आइडिया आएगा एलसीफ में जाना है या नेस्टेड इफ एल्स में जाना है या स्विच केस में जाना है। तो एक दो प्रोग्राम के थ्रू आपको एनालिसिस नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इस चीज को भी एलसिप एलसिप लैडर नेस्टेड इफ एल्स में कर सकते हो। एलसिप लैडर में करके दिखाना, मैं आपको ये टैक्स दे रहा हूँ, करके कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा सर ये मैं कर दिया हूँ। ठीक है, हो गया आइडिया। तो फाइन, एट द एंड में तो ये मेरा जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का तो पहला पार्ट था। उसके बाद दूसरा पार्ट में हम जाएंगे आपका लूप्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे जंप स्टेटमेंट। तो पहले इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका लूप्स के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए और अच्छा अच्छा वीडियो ला सकूं, क्योंकि आपका वो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि मतलब इंटरेस्ट है, और लाइक भी कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ओके फाइन, थैंक यू।